Hello students, welcome back in physics class. In this video we will discuss about work done by a constant force and variable force by graphical method and integration method. My dear students, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने एक जो डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है और वाई एक्सिस पे फोर्स को एफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है डी सी, ये ग्राफ डी सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फोर्स है इसमें वो क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि फोर्स यहाँ पर हमने इसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है उस वर्क डन को ग्राफिकल मेथड से हम इसे रिप्रेजेंट करें, फाइंड करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्राफ डीसी है ये कांस्टेंट फोर्स के द्वारा ग्राफ बना हुआ है। किसके किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस केस में, इस ग्राफ में, जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि फोर्स जो है यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो इसके द्वारा हम वर्क डन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए करते क्या है कि यहाँ पर जब हम ग्राफिकल मेथड से वर्क डन फाइंड करेंगे कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, तो सीधा सा है कि जो ग्राफ होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है डीसी से, तो उसके अंडर का जो भी एरिया होगा, अगर हम एरिया फाइंड कर लें तो वो एरिया किसके बराबर होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, तो सीधा सा इतना आप ध्यान रखिए कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स इज अंडर इक्वल टू अंडर द एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो ये तो देखिए क्या है कि जब कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन है तो जो ग्राफ यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो हम इसे तो बड़ी आसानी से इस शेडेड पोर्शन का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? क्योंकि डीसी जो है ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो इसके नीचे जो भी एरिया बन रहा है एक्स एक्सिस मतलब जिस पे डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया गया है, उस एक्स एक्सिस और इस ग्राफ डीसी के बीच में जो एरिया बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो उस केस में जो यहाँ पर शेप होगा वो क्या होगा? फिक्स शेप होगा। ज्योमेट्रिकल शेप जो होगा वह क्या होगा? या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कब? जब फोर्स कांस्टेंट हो और उसके द्वारा वर्क डन हो। तो जब रेगुलर शेप में हो तो इसका जो है एरिया फाइंड करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ के लिए जब वेरिएबल फोर्स वाले कंडीशन में क्या है? वेरिएबल फोर्स वाले, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक हम छोटा सा स्ट्रिप मान ले रहे हैं जिसको हमने डिनोट किया पी क्यू आर एस से। किससे जी? पी क्यू आर एस से। ठीक है, और इसका जो एक जो क्या बोलते हैं, जो एक मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो एक स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली पार्ट है जिसको हमने ले लिया क्या? dx कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो इस dx के दौरान जो फोर्स के द्वारा वर्क डन है उस वर्क डन को हम कितना मान लिए? dw मान लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो इस इनफाइनाइटेसिमली जो डिस्प्लेसमेंट है dx जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? उसको हमने dw मान रहे हैं, तो ये वर्क डन होगा f इंटू क्या? dx। ठीक है, और अगर हम क्या करें कि इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, देखिए इससे क्या होगा कि ये dw इक्वल टू एफ dx है, वो इस स्ट्रिप का जो कि क्या है? पी क्यू आर एस है, इसके एरिया जो है फाइंड हो जाएगा। तो एक स्ट्रिप का जो है एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर dx के द्वारा जो वर्क डन होगा, dx डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क डन होगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसको हम टोटल जो एक स्ट्रिप का एरिया है इसको हम
टोटल एरिया अगर हम फाइंड कर दें तो इस वेरिएबल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है कि हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन का यहाँ हम साइन लगाएंगे, डी इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx। लेकिन यहाँ पर लिमिट लेना क्या है, मस्ट है। तो लिमिट क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है। जो ग्राफ है हमारा वो कहाँ से है, a से b तक है। तो xa जो डिस्प्लेसमेंट हुआ xa का मतलब क्या है, o से लेके a तक, और xv क्या है, xv क्या है, o से लेके b तक। तो माय डियर स्टूडेंट्स xa क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया इंटीग्रेशन के लिए, और xv क्या हो गया, अपर लिमिट हो गया। तो इस लोअर लिमिट xa और अपर लिमिट xv के बीच में अगर हम इस f dx को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसमें हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन W इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ xa टू xv एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कि जब हम टोटल जब इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा, ABCD A के बराबर आ जाएगा, और यही एरिया होगा किसके इक्वल होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ये देखें कि अगर हम इंटीग्रेशन मेथड से कैसे हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं जब वेरिएबल फोर्स हो। तो सीधा सा सवाल है यहाँ पर कि dw इक्वल टू क्या होता है, f इंटू ds होता है, क्योंकि वर्क डन क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम इंटीग्रेशन मेथड से जब हम अगर फाइंड करना चाहें, ग्राफिकल मेथड से वर्क डन को फाइंड नहीं करना चाहें, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ds। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करना मस्ट है। तो यहाँ पर जो s है, s का जो लोअर लिमिट है डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम नहीं मान रहे कहाँ से, sa है, और अपर लिमिट मान रहे क्या, sb है। तो हम sa जो कि लोअर लिमिट है और sb क्या है, अपर लिमिट है। तो जब हम अब लोअर लिमिट sa और अपर लिमिट sb के बीच में इस f ds का हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इंटीग्रेशन मेथड का हम अप्लाई करें तो क्या करेंगे कि जो वर्क है, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें टोटल वर्क डन फाइंड हो जाएगा।